नमस्कार दोस्तों, मैं उदय राजपूत आपका अपने YouTube चैनल उदय राजपूत मैथ्स में स्वागत करता हूं। हम डिस्काउंट के बारे में पढ़ रहे थे। डिस्काउंट का हम पार्ट 1 पढ़ चुके हैं। आज की वीडियो हम डिस्काउंट का पार्ट 2 पढ़ेंगे, यानी कि इसके जितने भी शेष टाइप के क्वेश्चन रह गए हैं वो हम आज की वीडियो में यहाँ पे सॉल्व कर लेंगे। यदि आपने इसका पार्ट 1 नहीं देखा तो उसको आप जरूर देख लीजिए। उसकी लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, वहाँ से आप पार्ट 1 जरूर देख लें, क्योंकि डिस्काउंट का हमने जो भी बेसिक था वो हमने पार्ट 1 में सीखा था और इसके हम कुछ IMP क्वेश्चन भी पार्ट 1 वाली वीडियो में सॉल्व कर चुके हैं। आज की वीडियो में जितने भी शेष टाइप के क्वेश्चन रह गए उनको हम यहाँ पे सॉल्व कर लेंगे। देखिए, डिस्काउंट अपने आप में छोटा सा चैप्टर है, इसलिए हम इसको पार्ट 1 और पार्ट 2 में ही सॉल्व कर रहे हैं। बहुत सारी बुकों में डिस्काउंट को प्रॉफिट लॉस के अंदर ही शामिल करके दिया होता है, लेकिन मैं यहाँ पे आपके लिए डिस्काउंट सेपरेट चैप्टर के रूप में पढ़ा रहा हूँ। क्लियर है? देखिए, आपके लिए एक सूचना और है। अभी जो वीडियो अपलोड करता था वो शाम को 8 बजे अपलोड करता था, यानी कि आपको जो वीडियो मिलती थी वो शाम को 8 बजे मिलती थी। लेकिन अब मैं इसका समय चेंज कर रहा हूँ, मॉर्निंग 7 बजे, है ना। अब आपको जो वीडियो मिला करेगी वो मॉर्निंग 7 बजे मिला करेगी, तो आप कोशिश करिए कि मॉर्निंग 7 बजे ही एक वीडियो को रोज़ देख लें, है ना। आप 7 बजे वीडियो को देखकर और इन क्वेश्चनों की आप अच्छे से घर पर एक बार प्रैक्टिस कर लीजिए। इसके बाद आप जो भी आपका टाइम टेबल है उसके अनुसार दिन भर अच्छे से पढ़ाई कर सकते हैं। इसलिए मैं इसका समय मॉर्निंग में कर रहा हूँ, है ना। आप कोशिश करिए मॉर्निंग में 7 बजे ही वीडियो को देख लें, या फिर आप किसी कारण बस मॉर्निंग में 7 बजे नहीं देख पाते तो आप जो भी आपका समय है आपके सुविधा अनुसार दिन भर जो भी आपका समय मिलता है दिन में, आप उस टाइम पे वीडियो को देख सकते हैं। वीडियो अपलोड रहेगी तो आप अपने सुविधा के अनुसार भी इसको देख सकते हैं। लेकिन मैं आपको यही सलाह दूंगा कि मॉर्निंग 7 बजे देखिए और आपका जो भी कमेंट्स होता है वो करिए। डाउट होता है या फिर आपका कुछ और भी क्वेश्चन होता है तो नीचे कमेंट्स बॉक्स में मुझसे पूछिए, मैं उसका आंसर ज़रूर दूंगा। ठीक है, चलिए हम इसके जो भी नेक्स्ट क्वेश्चन है उनके लिए यहाँ पे सॉल्व करते हैं। अब चलिए यहाँ पे क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन क्या है? किसी वस्तु का अंकित मूल्य उसके क्रय मूल्य से कितने प्रतिशत बढ़ाया जाए कि अंकित मूल्य पर 10% का बट्टा देने के बाद भी 20% का लाभ हो। देखिए, मोस्ट IMP क्वेश्चन है। देखिए, इस टाइप का क्वेश्चन आपके एग्जाम में बिल्कुल पूछा जा सकता है ना। काफ़ी मोस्ट IMP क्वेश्चन है और कई सारे एग्जाम में इस प्रकार का क्वेश्चन पूछा गया। वैल्यूज चेंज हो सकती हैं, लेकिन जो इसकी लैंग्वेज है वो इसी तरह से एग्जाम में कई बार पूछा गया। तो क्वेश्चन को हम फिर से समझते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है? किसी वस्तु का अंकित मूल्य उसके क्रय मूल्य से कितने प्रतिशत बढ़ाया जाए कि अंकित मूल्य पर 10% का बट्टा देने के बाद भी उसे क्या हो, 20% का लाभ हो। अब देखिए, इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे। सबसे पहले देखिए, अंकित मूल्य की बात कर रहा था, हम मान के चलते हैं अंकित मूल्य यहाँ पे कितना है, 100 रुपये, है ना। हम यहाँ पे लिखेंगे नहीं, अंकित मूल्य बराबर 100 रुपये हमने मान लिया। हमें एग्जाम में कम समय में सॉल्व करना है, इसलिए हम जो भी एक्स्ट्रा है उसको लिखने से यहाँ पे बचेंगे। तो अंकित मूल्य हमने मान लिया 100 रुपये। क्लियर है? अब क्या कह रहा है? अंकित मूल्य पर 10% बट्टा देता है। जब इस पर 10% बट्टा देगा तो विक्रय मूल्य कितना होगा? देखिए, इसका 90% है ना। ये आप डायरेक्ट भी सॉल्व कर सकते हैं। देखिए, विक्रय मूल्य कितना होगा यहाँ पे, 90 रुपये। ये आप डायरेक्ट भी सॉल्व कर सकते हैं, आपको समझ में आ गया होगा ना। 100 पे यदि हम 10% डिस्काउंट दे रहे हैं तो कितने की मिलेगा हमें, 90 रुपये, यानी 10 रुपये कम हो जाएंगे। तो आपको इस वाली स्टेप को भी सॉल्व करने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, अंकित मूल्य यदि 100 रुपये मान रहे हैं तो विक्रय मूल्य कितना है उसका, 90 रुपये। ये क्या है, विक्रय मूल्य। अभी मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, लेकिन आपको एग्जाम में बिल्कुल नहीं लिखना। ठीक है, देखिए विक्रय मूल्य 90 रुपये। अब इसके बाद कह रहा है, देखिए 10% बट्टा देने के बाद भी उसे 20% का लाभ होता है। और हमें पूछा है क्या, किसी वस्तु अंकित मूल्य उसके क्रय मूल्य से कितने प्रतिशत बढ़ाया जाए, यानी कि अंकित मूल्य क्रय मूल्य से कितना अधिक बढ़ाया जाए। तो सबसे पहले यहाँ पे अंकित मूल्य निकालेंगे। देखिए, विक्रय मूल्य मालूम है और हमें लाभ मालूम है 20%, तो क्रय मूल्य निकाल लेंगे। कैसे निकालते हैं क्रय मूल्य? देखिए, क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य निकालना हम प्रॉफिट लॉस वाले चैप्टर में अच्छे से सीख चुके हैं। यदि आपने प्रॉफिट लॉस वाला चैप्टर नहीं पढ़ा है तो आप उसको जरूर पढ़ लें ना। उसमें हमने क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य निकालना काफ़ी अच्छे से सीखा है। चलिए हम यहाँ पे आपके लिए फिर से बता देता हूँ। क्रय मूल्य हम कैसे निकालेंगे? क्रय मूल्य के लिए यहाँ पे हम विक्रय मूल्य लिखेंगे इनटू यहाँ पे क्या लिखेंगे, 100 अपॉन नीचे यदि लाभ हो रहा है तो 100 में हम लाभ प्रतिशत को ऐड करेंगे। 100 प्लस 20 कितना हो जाएगा, 120। तो इस प्रकार से हमें क्या मिल जाएगा यहाँ पे, क्रय मूल्य। तो देखिए यहाँ पे इसको कैंसिल करते हैं, 0 से 0। देखिए इसके बाद 3 से 4 बार 12 और 3 बार 9 कैंसिल। क्लियर है? 4 से 4 दूनी 8, 2 बचे 20, 4 5 20, 25 दिया 75 रुपये। तो 75 क्या आ गया यहाँ पे हमारे लिए, क्रय मूल्य मिल गया। क्लियर है? लेकिन क्वेश्चन में पूछा है कि किसी वस्तु का अंकित मूल्य
उसके क्रय मूल्य से कितने प्रतिशत बढ़ाया जाए, यानी कि जो अंकित मूल्य है वो क्रय मूल्य से कितने प्रतिशत अधिक बढ़ाया जाए। अब देखिए आपके लिए यहाँ पे दिख रहा है, ये क्या है, अंकित मूल्य। अंकित मूल्य हमने 100 रुपये माना, तो हमारा क्रय मूल्य कितना आ गया, 75 रुपये। अब हमें बताना है कि जो अंकित मूल्य है वो क्रय मूल्य से कितना अधिक है। तो सबसे पहले देखिए क्रय मूल्य 75 और अंकित मूल्य 100, तो अंकित मूल्य कितना अधिक है, 100 माइनस 75 करेंगे तो 25। कितना अधिक है अंकित मूल्य, 25 रुपये अधिक है। तो हमें उसका प्रतिशत निकालना है। तो प्रतिशत कैसे निकालेंगे, जितना अधिक और कम होगा उसको ऊपर लिखेंगे, बटे नीचे क्या लिखेंगे, क्रय मूल्य। क्रय मूल्य से पूछा है ना, उसके क्रय मूल्य से, तो जिससे ही पूछे उसको नीचे लिखेंगे, क्रय मूल्य से यानी 75 नीचे लिखेंगे इंटू यहाँ पे 100। क्यों, हमें प्रतिशत में बताना है इसलिए यहाँ पे प्रतिशत। तो यहाँ पे क्या निकल आएगा, जो भी अंकित मूल्य क्रय मूल्य से जितने प्रतिशत अधिक होगा वो हमारा यहाँ पे आंसर निकल आएगा। समझ में आ गया क्वेश्चन आपके लिए। देखिए 25 है 25, 25 थी 75, 100 बटे 3%। तो पहले आप चेक कर लीजिए इस प्रकार से है क्या, ऑप्शन नहीं है, यानी कि इसको और भी आगे सॉल्व कर रहे हैं। या करके इससे भाग लगा दें। देखिए 3 तिरका यहाँ पे 9, 1 बचेगा 10, 3 तिरका 9, 1 बचेगा यानी कि 33, सही 1 बटे कितना आ जाएगा, 3%। समझ में आ गया। उसका अंकित मूल्य उसके क्रय मूल्य से कितना अधिक होगा, 33, सही 1 बटे 3% अधिक होगा। तो देखिए ऑप्शन डी यहाँ पे हमारा राइट आंसर होगा। देखिए मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन है और इस बार भी आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। पिछले कई एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है, आप चाहें तो पिछले कई एग्जाम पेपर उठाकर देख सकते हैं कि इस टाइप का एग्जाम में पूछा गया है या नहीं पूछा गया है। ठीक है, अब देखिए इसके बाद हम और क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, एक घड़ी 120 रुपये में खरीदी गई। ठीक है, घड़ी के मूल्य को कितना बढ़ाकर बताया जाए कि 16% बट्टा देने पर भी 12% का क्या हो, लाभ हो। क्वेश्चन समझ में आ रहा है। देखिए घड़ी का मूल्य दिया है कितना, 120 रुपये। 120 रुपये क्या है, घड़ी का क्रय मूल्य, यानी कि 120 रुपये में घड़ी खरीदी गई। अब कह रहा है घड़ी के मूल्य को कितना बढ़ाकर बताया जाए, कितना बढ़ाकर बताया जाए, यानी कि हमें क्या निकालना है, अंकित मूल्य है ना। अंकित मूल्य, देखिए अंकित मूल्य क्या होता है, जो प्रिंट हमें जो लिखा होता है, जिस भी हम वस्तु को लेते हैं उस पर जो एक्चुअल रेट लिखा होता है वो हमारा अंकित मूल्य सूची मूल्य कहलाता है। लेकिन हमें उस पर ही बहुत सारी वस्तुएं नहीं मिलती, उस पर कुछ डिस्काउंट के बाद भी हमें बहुत सारी वस्तुएं मिलती हैं, है ना। तो यहाँ पे वही बात कर रहा है कि एक घड़ी 120 रुपये में खरीदी गई, घड़ी के मूल्य को कितना बढ़ाकर बताया जाए, यानी कि उसका अंकित मूल्य कितना बताया जाए कि उस पर 16% हम बट्टा दें, डिस्काउंट दें, तब भी हमें क्या हो, 12% का यहाँ पे लाभ हो। अब देखिए इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे। सबसे पहले घड़ी का क्रय मूल्य यहाँ पे दिया है कितना, 120 रुपये, क्या है घड़ी का क्रय मूल्य, और यहाँ पे लाभ है 12%। तो हम क्रय मूल्य और लाभ प्रतिशत दोनों के माध्यम से विक्रय मूल्य निकाल लेंगे। घड़ी का कितना विक्रय मूल्य होगा, जब उसे 12% का लाभ होगा तो क्रय मूल्य इंटू 100 प्लस लाभ कितना, 12%, तो कितना हो जाएगा 112 बटे 100। तो इस प्रकार से हम क्या निकाल लेते हैं, यहाँ पे विक्रय मूल्य निकाल लेते हैं। समझ में आ गया। क्रय मूल्य इंटू 100 प्लस जितना लाभ होता है उसको 100 में प्लस करते हैं, 112 बटे 100। तो इसको कैंसिल करते हैं, 0 से 0 कैंसिल, 12 से मल्टीप्लाई करें, 12 दूनी देखिए 24, हासिल आई 2, 12 कम 12 और 2 14, हासिल आई 1, 12 कम 12 और 1 13। देखिए नीचे 10 है यानी 1 अंक बाद दशमलव यहाँ पे लग जाएगी। देखिए विक्रय मूल्य कितना आ गया हमारे पास, 134.4 रुपये। क्लियर है। क्रय मूल्य 120 रुपये है और 12% का वो लाभ कमा रहा है, तो कितने में बेचेगा वो, 134.4 रुपये में बेचेगा। अब देखिए अब हमें यहाँ पे क्या निकालना है, घड़ी के मूल्य को कितना बढ़ाकर बताया जाए कि 16% का बट्टा देने पर भी उसे क्या हो, 12% का लाभ हो, यानी कि हमें अंकित मूल्य निकालना है। क्लियर है। विक्रय मूल्य मालूम है और हमें यहाँ पे बट्टा का प्रतिशत मालूम है, तो अंकित मूल्य निकाल लेंगे। कल आपके लिए 2 फॉर्मूले बताए थे अंकित मूल्य और विक्रय मूल्य निकालने के लिए। तो देखिए यहाँ पे वो क्या होता है, अंकित मूल्य। देखिए जब विक्रय मूल्य, अंकित मूल्य, जब हमें विक्रय मूल्य और बट्टा मालूम है डिस्काउंट, तो हम अंकित मूल्य कैसे निकालेंगे। अंकित मूल्य के लिए यहाँ पे क्या लिखेंगे, विक्रय मूल्य। ठीक है, विक्रय मूल्य इंटू यहाँ पे क्या आएगा, देखिए क्या है यहाँ पे 16% का वो डिस्काउंट दे रहा है ना, तो यहाँ पे अंकित मूल्य निकालना है, विक्रय मूल्य यहाँ लिखेंगे, यहाँ पे क्या लिखेंगे इंटू 100 और बटे में यहाँ पे 100 से डिस्काउंट को माइनस करेंगे, 100 से 16 माइनस करेंगे, कितना आएगा यहाँ पे 84। ठीक है, अंकित मूल्य निकालने के लिए यहाँ पे विक्रय मूल्य लिखेंगे इंटू 100, नीचे 100 माइनस जितना डिस्काउंट है उसको माइनस कर देंगे। इतना क्लियर है। इसको बाद देखिए दशमलव हटाएंगे, नीचे क्या आ जाएगी
जीरो आ जाएगी, तो जीरो से जीरो हम यहाँ पे कैंसिल कर दें। इसके बाद 4 से कैंसिल करें, 4 दूनी 8, 4 एकम 4, 4 से इसको कैंसिल करें तो देखिए यहाँ पे लिख देता हूँ, 4 तिया 12, एक बचेगा 14, 4 तिया 12, 2 बचेंगे, 4 पंजे 20, 4 छिंग 24, कितना आ गया 336। 7 से कैंसिल करें, 7 तिया 21, तो यहाँ पे 7 के 7 चौके 28, 28 के बाद देखिए कितने बचे, 5 56, तो 7 8 56, 3 से कैंसिल हो रहा है, 3 एकम 3, एक बचा 18 है ना, 5 5 3 18, कितना आ गया यहाँ पे 16, और यहाँ पे कितना इंटू 10, तो अंकित मूल्य कितना होगा 16 इंटू 10 कितना हो जाएगा 160 रुपये। तो देखिए हमें वही बताना है ना, घड़ी के मूल्य को कितना बढ़ाकर बताया जाए, यानी कि घड़ी 120 रुपये में हमने खरीदी और हमें 12% का लाभ कमाना है, तो घड़ी का विक्रय मूल्य कितना होगा 134.4 रुपये, यानी हम घड़ी को इतने में बेचेंगे। लेकिन हमें पूछा है कि घड़ी के मूल्य को कितना बढ़ाकर बताना है ना, तो घड़ी के मूल्य को हमें 160 रुपये बताना है, तब जाकर इस पर हम 16% बट्टा देंगे तो हम इसके कितने मैच पाएंगे 134.4 रुपये में, तब जाकर हमें क्या होगा 12% का लाभ होगा। तो यहाँ पे वही मूल्य पूछा है, यानी घड़ी के मूल्य को कितना बढ़ाकर बताया जाए, यानी कि अंकित मूल्य पूछा है वो कितना आ गया 160 रुपये आ गया। समझ में आ गया क्वेश्चन। ऑप्शन देखिए यहाँ पे ऑप्शन फर्स्ट हमारा राइट आंसर होगा। चलिए कुछ और टाइप के क्वेश्चन हैं उनको हम सॉल्व कर लेते हैं। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, एक साइकिल विक्रेता अंकित मूल्य पर 25% बट्टा देता है, फिर भी 20% लाभ कमाता है। उस साइकिल का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए जिस पर उसे 30 रुपये का लाभ हुआ हो। क्वेश्चन समझ में आ रहा है। देखिए क्वेश्चन कह रहा है कि एक साइकिल विक्रेता अंकित मूल्य पर क्या करता है 25% का बट्टा देता है, ठीक है, फिर भी वह 20% क्या कमाता है, उस पर लाभ कमा लेता है। तो हमें बताना है उस साइकिल का क्रय मूल्य ज्ञात करना है, उस साइकिल क्रय मूल्य कितना होगा जिस पर उसे 30 रुपये का लाभ हुआ हो, यानी कि उसे 30 रुपये का जब लाभ हुआ हो तब साइकिल का क्रय मूल्य कितना होगा वो हमें निकालना है। तो सबसे पहले देखिए यहाँ पे अंकित मूल्य की बात कर रहा है तो हम अंकित मूल्य को मान लेते हैं 100 रुपये, ठीक है, इस पर 25% डिस्काउंट दे रहा है, तो यानी कि 100 पर 25% कितना होगा 25। अब समझ में आ गया आपके लिए। तो देखिए 25% डिस्काउंट देगा तो विक्रय मूल्य कितना होगा यहाँ पे 75 रुपये, कितना होगा यहाँ पे 75 रुपये। समझ में आ गया ना आपके लिए। अंकित मूल्य 100 रुपये और इस पर 25% वो क्या करता है डिस्काउंट देता है, तो विक्रय मूल्य कितना होगा 75 रुपये। इतना आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा ना। अब देखिए फिर भी क्या करता है वो 20% का लाभ कमाता है, यानी कि वो 75 रुपये में भी बेचे तब भी उसे क्या होता है 20% का लाभ होता है। अब देखिए विक्रय मूल्य मालूम है और लाभ प्रतिशत मालूम है, दोनों की सहायता से हम पहले क्रय मूल्य निकाल सकते हैं। देखिए क्रय मूल्य कैसे निकाल लेंगे, क्रय मूल्य निकालना है हमारे लिए जब विक्रय मूल्य मालूम है और लाभ प्रतिशत है ना। तो देखिए यहाँ पे क्या लिखेंगे, सबसे पहले क्रय मूल्य बराबर विक्रय मूल्य इंटू 100 अपॉन यहाँ पे क्या आएगा 100 में 20 ऐड होंगे, कितना आएगा 120। क्लियर है। देखिए विक्रय मूल्य 75 है और 20% का लाभ हो रहा है, यानी कि उसे क्रय मूल्य 75 से भी क्या होना चाहिए, इससे भी और कम मिलना चाहिए, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे 20% का वो लाभ कमाता है। इसको हम सॉल्व करते हैं, 0 से यहाँ पे क्या 0 कैंसिल। क्लियर है इतना। अब इसके बाद देखिए और क्या कैंसिल हो रहा है यहाँ पे, देखिए इसको और कैंसिल करते हैं हम, किसी से भी कैंसिल कर सकते हैं। चलिए मैं यहाँ पे 2 से कैंसिल करता हूँ ना, 2 से कैंसिल कर दूँ या 3 से कैंसिल कर देता हूँ। 3 चौके 12, यहाँ पे देखिए 3 दूनी 6, एक बचा 3 5 है 15, ठीक है। अब और कैंसिल करना चाहूँ तो 2 दूनी 4 और यहाँ पे 2 5 10, ऊपर 25 इंटू 5 नीचे 2, 25 पंजे 125 बटे 2, ये क्या आ गया हमारा क्रय मूल्य आ गया। देखिए जब विक्रय मूल्य 75 रुपये है तब क्रय मूल्य कितना होगा 125 बटे 2 रुपये। कब है, देखिए जब अंकित मूल्य हमने 100 रुपये माना है तब विक्रय मूल्य 75 रुपये और अंकित मूल्य कितना 125 बटे 2 रुपये, ठीक है। हम लाभ देखें तो देखिए कितना लाभ हो रहा है, देखिए कब लाभ हो रहा है, जब अंकित मूल्य हम 100 रुपये मान के चल रहा है तब विक्रय मूल्य 75 मिल रहा है और हमें क्रय मूल्य क्या मिल रहा है 125 बटे 2 रुपये। देखिए यहाँ पे कितना लाभ मिल रहा है हमें, 75 से हम 125 को क्या करेंगे, हम यहाँ पे माइनस करेंगे, 125 बटे 2 को माइनस करेंगे, जितना लाभ प्राप्त हो रहा है वो हमें मिल जाएगा। देखिए 75 दूनी 150, 150 में से 125 जाएंगे कितने बचेगा 25 बटे 2 रुपये। ये क्या मिल रहा है लाभ। देखिए 25 बटे 2 रुपये लाभ कब मिल रहा है,
जब देखिए क्रय मूल्य कितना हो 125/2 रुपये हो। इतना क्लियर है। अब देखिए इसको हम आगे क्या सॉल्व करेंगे, इतना तो आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। हमने अंकित मूल्य 100 रुपये मान लिया, इस पर 25% डिस्काउंट के बाद विक्रय मूल्य 75 रुपये। तो विक्रय मूल्य और जो लाभ प्रतिशत है इसके माध्यम से हमने क्रय मूल्य निकाल लिया, कितना आ गया 125/2 रुपये। इसके बाद हमने देखा कि उसे कितना लाभ हुआ, तो विक्रय मूल्य से क्रय मूल्य को माइनस कर दिया तो 25/2 रुपये का यहाँ पे लाभ हुआ। इतना आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब देखिए इसको हम ऐसे समझते हैं, देखिए 25/2 रुपये जब लाभ हो रहा है, यहाँ पे पूछा क्या क्वेश्चन है पहले देख लीजिए। वो साइकिल का क्रय मूल्य पूछा, हमें क्रय मूल्य निकालना है। तो देखिए 25/2 रुपये लाभ हो रहा है, तो वस्तु का उस साइकिल का वस्तु क्या है, साइकिल है, तो साइकिल का क्रय मूल्य कितना है 125/2 रुपये। कितना समझ में आ गया, 25/2 रुपये जब लाभ है तो साइकिल का क्रय मूल्य कितना है 125/2 रुपये। इतना क्लियर है। मान के चलिए साइकिल पर 1 रुपये का यहाँ पे लाभ हो रहा है ना, 1 रुपये का लाभ हो तो क्रय मूल्य कितना होगा, और कम होगा, और कम होगा, यानी कि बड़ी संख्या से नीचे भाग लगेगा और छोटी संख्या ऊपर जाएगी, यानी संख्या पलट जाती है इस प्रकार से। देखिए 25/2 रुपये का लाभ हुआ, तब क्रय मूल्य 125/2 रुपये। मान के चलते 1 रुपये का उसे लाभ हुआ तो क्रय मूल्य क्या होगा, और कम होगा, तो संख्या क्या हो जाएगी, ऊपर जाके पलट जाएगी। लेकिन क्वेश्चन में कह रहा है कि उसे कितना 30 रुपये का लाभ हुआ। तो देखिए यहाँ पे 30 रुपये का यदि लाभ हुआ होगा तो क्रय मूल्य क्या होगा, और अधिक होगा। तो और अधिक होता तो क्या करते हैं हम 30 से यहाँ पे मल्टीप्लाई करते हैं। समझ में आ गया। देखिए आ गया, तो अब इसको हम कैलकुलेट कर लेंगे, हमारा आंसर निकल आएगा, क्रय मूल्य ही आएगा ना। क्रय मूल्य पूछा है, 25/2 रुपये का लाभ हो रहा है, तब क्रय मूल्य 125/2 रुपये। हमने माना 1 रुपये का लाभ हो रहा है, तब और कम, तो क्या हो जाएगा, संख्या पलट जाएगी 2/25। क्वेश्चन में दिया 30 रुपये का लाभ होता है, 30 रुपये का लाभ होता है तो और अधिक क्रय मूल्य होगा, तो 30 का यहाँ पे मल्टीप्लाई हो जाएगा। 2 से 2 कैंसिल, 25 से 125, 5 बार में कैंसिल, 5 × 30 कितना आ जाएगा यहाँ पे 150, 5 × 15 150 रुपये। तो साइकिल का क्रय मूल्य कितना होगा 150 रुपये होगा। समझ में आ गया। ऑप्शन देखिए ए वाला यहाँ पे हमारा राइट आंसर होगा। देखिए आप इसको बहुत ही जल्दी एग्जाम में सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन आपको पहले इन क्वेश्चनों की प्रैक्टिस करना है ना। क्वेश्चनों की प्रैक्टिस हो जाएगी तब 20 से 25 सेकंड और या फिर इससे भी पहले आप इन क्वेश्चनों को सॉल्व कर पाएंगे ना। यदि आपके लिए कॉन्सेप्ट समझ में आ गया, इसके बाद तो फिर कैलकुलेशन बचती है। तो पहले आप कॉन्सेप्ट समझिए किसी भी क्वेश्चन का, इसके बाद कैलकुलेशन आप अपने अनुसार भी कर सकते हैं। ठीक है, अब चलिए इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है यहाँ पे, एक रेडियो का सूची मूल्य। सूची मूल्य क्या होता है, कल आपके लिए बताता है, सूची मूल्य या अंकित मूल्य एक ही बात होती है ना। किसी रेडियो का सूची मूल्य 800 रुपये है, इस पर 10% छूट देने के बाद भी 20% का लाभ होता है। तो हमें क्या बताना है, रेडियो का यहाँ पे क्रय मूल्य बताना है। देखिए क्वेश्चन समझ में आ गया होगा आपके लिए। सूची मूल्य 800 रुपये, यानी कि अंकित मूल्य जब 800 रुपये है, इस पर क्या कर रहा है वो 10% की छूट दे रहा है, यानी कि इसका हम 90% निकाल लेंगे तो विक्रय मूल्य मिल जाएगा। इसी प्रकार से निकालते हैं ना, 10% छूट, तो जो भी हमारी वस्तु का मूल्य है उसका हम 90%, यानी कि 100 - 10 कितना 90% बचा, तो इसका 90% पे क्या निकल आएगा, हमें विक्रय मूल्य निकल आएगा। तो देखिए कितना आएगा, 2 0 2 0 कैंसिल, 8 नाम कितना होंगे 72, यानी 720 रुपये क्या होगा उस रेडियो का विक्रय मूल्य होगा। क्लियर है इतना। अंकित मूल्य पर 10% छूट दे रहा है तो विक्रय मूल्य कितना होगा 720 रुपये होगा। देखिए विक्रय मूल्य आया हमारे पास 720, वो कह रहा है इसके बाद भी वो 20% का लाभ कमाता है, यानी कि वो 720 में बेच रहा है। 720 क्या है यहाँ पे विक्रय मूल्य है। यदि वो इतने में भी बेच रहा है रेडियो को, तब भी उसे क्या हो रहा है 20% का लाभ हो रहा है। तो हमें क्या बताना है यहाँ पे, रेडियो का क्रय मूल्य। विक्रय मूल्य मालूम है और लाभ % मालूम है, तो हम क्रय मूल्य निकाल लेंगे। देखिए क्रय मूल्य कैसे निकालते हैं आपके लिए मैं काफ़ी बार बता चुका हूँ, अब आप अच्छे से समझ गए होंगे। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे क्रय मूल्य के लिए यहाँ पे क्या करेंगे, देखिए विक्रय मूल्य यहाँ पे लिखेंगे × 100 बटे में क्या करेंगे 100 और लाभ है तो प्लस करेंगे, 100 प्लस लाभ कितना 120। क्लियर है, 0 से 0 कैंसिल। देखिए 12 से 72, 6 बार में कैंसिल, 6 × 100 कितना जाएगा यहाँ से क्रय मूल्य 600 रुपये। तो पूछा क्या है, रेडियो का क्रय मूल्य पूछा है ना 600 रुपये, तो ऑप्शन देख लीजिए, ऑप्शन बी यहाँ पे हमारा राइट आंसर होगा। देखिए क्वेश्चन आपके लिए समझ में आ रहे होंगे। देखिए अब इस क्वेश्चन को आप सॉल्व करें 10 सेकंड में, इसको सॉल्व नहीं कर पाएंगे क्या, कर पाएंगे ना। तो ज़रूरी नहीं हम सब क्वेश्चन में हमें टाइम लगे, कुछ क्वेश्चन में 5 सेकंड भी लग सकते हैं, कुछ में 10 सेकंड, कुछ में हो सकता है आपको 30 सेकंड, या कुछ में हो सकता है 1 मिनट भी लग जाए ना। तो कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जिनमें थोड़ा सा टाइम लग सकता है, कुछ ऐसे होते हैं जो बहुत ही जल्दी सॉल्व हो जाते हैं।
अब चलिए इसके बाद हम कुछ और नेक्स्ट क्वेश्चन है उनके लिए सॉल्व कर लेते हैं। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। देखिए क्वेश्चन देखने में आपके लिए काफ़ी बड़ा लग रहा है, लेकिन ज़रूरी नहीं क्वेश्चन जो बड़ा देखे वो कठिन हो, है ना। तो आप इस प्रकार की मेंटेलिटी जो है आप उसके चेंज करिए। क्वेश्चन आपको बड़ा देखे तो ज़रूरी नहीं कि वो कठिन हो, है ना। तो आप पहले उसको सॉल्व करने की कोशिश तो करिए, वो कठिन है या नहीं है। कठिन भी हो तो आप उसे ट्राई करेंगे तो आपसे ज़रूर बनेगा। तो आप जो इस प्रकार की पहले नेगेटिव मेंटेलिटी है उसको चेंज करिए कि कोई भी क्वेश्चन कठिन होता है और हमसे नहीं बन सकता। एग्जाम में आपको बहुत सी बार होता होगा ना, आपके लिए ऐसे क्वेश्चन दिखता होगा, अरे ये तो बड़ा क्वेश्चन है, पता नहीं हमसे बनेगा या नहीं बनेगा। तो आप पहले ही हार मान जाते हैं तो वो क्वेश्चन आपसे नहीं बनेगा। आप उसको एटलीस्ट एक बार पढ़ के तो देखिए क्वेश्चन है क्या, है ना। हो सकता है कि आपसे बन जाए, बहुत सरल क्वेश्चन हो। तो चलिए हम इस क्वेश्चन को पहले पढ़ते हैं और समझते हैं, इसके बाद इसको हम सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक दुकानदार एक घड़ी खरीदता है जिसका अंकित मूल्य कितना है, 200 रुपये है, तथा उसे 10% और 10% का क्रमिक बट्टा मिलता है, यानी कि 2 डिस्काउंट मिल रहा है उन्हें, पहले 10% का, इसके बाद 10% का। यदि उसे क्रय मूल्य का 15% घड़ी में चेन लगवाने में खर्च करना पड़ता हो। उसे देखिए क्रय मूल्य का क्या, 15% घड़ी में चेन लगवाने में भी खर्च करना पड़ता है। तो 15% लाभ कमाने के लिए वह उस घड़ी को चेन सहित किस मूल्य पर बेचेगा। क्वेश्चन समझ में आ गया। घड़ी का अंकित मूल्य दिया 200 रुपये, उस पर 2 डिस्काउंट मिल रहा है, 10% और 10%। इसके बाद जो भी उसका क्या है विक्रय मूल्य है, तो इसके बाद देखिए यदि उसे क्रय मूल्य का 15%, देखिए इसका जो विक्रय मूल्य होगा वो खरीदने वाले के लिए क्या होगा, क्रय मूल्य होगा, है ना। यदि उसे क्रय मूल्य का 15% घड़ी में चेन लगवाने में खर्च करना पड़ता है। अब जो भी घड़ी को खरीद रहा है वो क्या करता है, जो घड़ी खरीदता है उसका 15% उसे घड़ी में चेन लगवाने में खर्च करना पड़ता है। तो उसका एक्चुअल क्रय मूल्य क्या होगा, जो 15% उसने घड़ी में एक्स्ट्रा रुपये खर्च किए उसको भी हम उसके क्रय मूल्य में ऐड करेंगे, तभी उसका एक्चुअल क्रय मूल्य मिल पाएगा। यानी कि जो वस्तु हमें जितने की पड़ती है तो वही तो हमें एक्चुअल क्रय मूल्य होता है, ठीक है। अब देखिए इसके बाद यदि वो 15% का लाभ कमाना चाहता है, तो 15% लाभ कमाना चाहता है तो वो उसे कितने में बेचेगा, वो हमें निकालना है, ठीक है। क्वेश्चन समझ में आ गया। अब देखिए इसको हम सॉल्व करते हैं। अंकित मूल्य कितना है यहाँ पे, अंकित मूल्य है यहाँ पे 200 रुपये। इस पर 10% और 10% 2 बट्टे मिल रहे हैं, तो यहाँ पे 90/100 और 90/100। समझ में आ गया। विक्रय मूल्य कितना होगा, 200 का हम 10% और 10% 2 डिस्काउंट निकाल देंगे, कितना 90/100 90/100। डिस्काउंट कैसे निकालते हैं, 100 से माइनस करके, ठीक है। क्या मिल जाएगा हमें, विक्रय मूल्य मिल जाएगा। क्या मिलेगा यहाँ से, विक्रय मूल्य। देखिए इसका तो विक्रय मूल्य होगा दुकानदार का, लेकिन जिसने खरीदा उसका क्या होगा, यहाँ पे ये क्रय मूल्य होगा। इसको आप याद रखिए ना। 2 0 से 2 0 कैंसिल, 2 0 से 2 0 कैंसिल, 9 नाम 81, 81 × 2 तो कितना आएगा, 2 8 दूनी 16, कितना 162 रुपये। देखिए दुकानदार का तो 162 विक्रय मूल्य है, लेकिन जिसने खरीदा उसके लिए क्या है, क्रय मूल्य है ना। तो जिसने खरीदा उसके लिए क्या 162 क्रय मूल्य है, ठीक है। इतना समझ में आ गया। अब देखिए जिसने भी खरीदा है वो क्या कर रहा है, इस पर यदि उसे क्रय मूल्य का 15% घड़ी में चेन लगवाने में खर्च करना पड़ता है, यानी कि जितने मूल्य पर उसने खरीदा है उस पर क्या कर रहा है, उसे 15% उसे चेन लगवाने में खर्च करना पड़ रहा है। तो कितना कर रहा है, तो देखिए 162 का हम 15% निकाल दें तो जो चेन पर खर्च हो रहा है वो रुपये निकाल आएंगे। तो देखिए यहाँ से इसको सॉल्व करते हैं। देखिए 15 से मल्टीप्लाई कर लें पहले, 15 दूनी 30, आता ही 3, 15 5 75, 5 6 के 90 और 3 93, असलाई 9, 15 एकम 15 और 9 कितने होंगे, 20 4 24। तो 15 से उसको मल्टीप्लाई करें इतना मिलेगा। और यहाँ से देखिए 2 अंक बाद यहाँ पे दशमलव लग जाएगी, क्लियर है। पीछे से 2 अंक बाद दशमलव लग जाएगी ना, नीचे 100 है, यानी कि उसे 24.30 रुपये क्या करना पड़ रहा है, घड़ी पर जो चेन लगवाई उस पर खर्च करना पड़ रहा है। तो उसका एक्चुअल क्रय मूल्य कितना होगा, 162 रुपये में खरीदी और 24.30 रुपये की उसने क्या उसमें चेन लगवाई। तो उसका एक्चुअल क्रय मूल्य कितना होगा, 162 में हमें क्या जोड़ना पड़ेगा, यहाँ से 24.30 रुपये जो चेन पर खर्च की उसको जोड़ना पड़ेगा। कितना आएगा यहाँ से 681, यानी कि 186.30 रुपये उसका क्या होगा, एक्चुअल क्रय मूल्य होगा। अब उसका एक्चुअल क्रय मूल्य कितना आ गया, 186.30 रुपये। समझ में आ रहा है आपके लिए। देखिए उसको क्रय मूल्य कितना मिला था, 162 रुपये, लेकिन उस पर उसे घड़ी में चेन लगवाने में कितना खर्च करना पड़ा, 24.30 रुपये, 15% खर्च करना पड़ा ना क्रय मूल्य का, तो वो इतना रुपये आ गया। तो उसे कितने की पड़ी वो घड़ी, तो जो क्रय मूल्य है उसमें हमने 24 को जोड़ दिया, तो 186, देखिए
₹30 की उसे वो घड़ी पड़ी। अब वो देखिए इतने की उसे घड़ी पड़ी और वो 15% का लाभ कमाना चाहता है, तो कितने में बेचेगा? तो इस पर हम विक्रय मूल्य निकाल देंगे 15% के साथ। देखिए विक्रय मूल्य कैसे निकालेंगे, अब हम जो क्रय मूल्य है कितना 186.30 टोटल उसे इतने की पड़ी ना, तो इतना क्रय मूल्य, इस पर वो 15% लाभ कमाना चाहते हैं, यानी 100 + 15 115/100। अब इसके बाद हम इसको सॉल्व कर लेंगे, जो भी उसका चयन सहित विक्रय मूल्य है वो हमें मिल जाएगा। समझ में आ गया क्वेश्चन? देखिए क्वेश्चन देखने में आपको बड़ा लग रहा है लेकिन इतना कठिन क्वेश्चन नहीं है, बहुत ही सरल क्वेश्चन है। समझ में आ गया ना? तो अब देखिए यहाँ पे दशमलव हटाएंगे, 2 जीरो यहाँ पे बढ़ जाएंगे। क्लियर है? 1 जीरो से 1 जीरो यहीं पे कैंसिल कर लें। अब देखिए जब भी इस प्रकार से नीचे दशमलव हो तो आप देखिए ऊपर कोशिश करिए कि मल्टीप्लाई ईजी है तो पहले मल्टीप्लाई कर लें, इसके बाद देखिए डिवाइड करने में क्या होगा, हमें थोड़ी सी आसानी हो जाएगी। नीचे 3 जीरो है, 3 अंक का दशमलव रख देंगे। देखिए 115 से इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं सिंपल, हम 1863 इसमें 115 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं। देखिए मल्टीप्लाई इजी रहेगा ना, पहले 5 का करना पड़ेगा, 1 1 से करेंगे तो सेम संख्या आएगी। 5 से 5 दिए 15, हासिल लाई 1, 5 6 30 और 1 31, हासिल लाई 3, 8 40 3 43, हासिल लाई 4, 5 और 4 कितने 9। ठीक है, अब देखिए 1 से करेंगे तो सेम संख्या लिखना है 3 6 8 1, इसी प्रकार 1 से 3 6 8 1 इजी पड़ेगा ना मल्टीप्लाई। देखिए 5 4 3 3 6 6 12, हासिल लाई 1, तो 10 8 18 और 6 कितने हो जाएंगे 24, हासिल लाई यहाँ पे 2 10 और 1 11। अब हासिल लाई यहाँ पे कितनी 1 और 1 2। देखिए हमें यहाँ पे जो संख्या है इसमें 115 से मल्टीप्लाई करके कितना मिलेगा 214 245। ठीक है, लेकिन नीचे यहाँ पे देखिए 1000 से भाग लग रहा है, पीछे से 3 अंक बाद यहाँ पे भाग लग जाएगा, तो हमें जो विक्रय मूल्य प्राप्त होगा वो कितना प्राप्त होगा 214.245। क्लियर है ना? विक्रय मूल्य इतना ही प्राप्त होगा। तो देखिए ऑप्शन में 214.245। देखिए यहाँ पे 3 डिजिट है, इसको 1 बढ़ाकर लिख सकते हैं, यहाँ पे 4 की जगह क्या लिख सकते हैं 5 लिख सकते हैं, या फिर इसके बराबर भी जो ऑप्शन देख लीजिए पहले 214 एक ही ऑप्शन है 214.25। यहाँ पे 5 क्यों लिख दिए? देखिए जब भी इस प्रकार से दशमलव के बाद ज़्यादा डिजिट हो 2 से ज़्यादा तो हम इसको एक बार बढ़ा के लिख देते हैं, 4 को हम 5 लिख देंगे। ठीक है, आपको समझ में आ गया ना हम किस तरीके से यहाँ पे विक्रय मूल्य निकाला। तो ये क्वेश्चन जरूरी नहीं कि आपको जो देखने में लगे वैसा हो, है ना, यानी क्वेश्चन आपको देखने में बड़ा लगे तो जरूरी नहीं वो क्वेश्चन कठिन होगा। तो देखिए इस क्वेश्चन कठिन है क्या? नहीं है, ईजी है ना क्वेश्चन। तो देखिए अब आप इसको क्वेश्चन को और घर पर एक बार प्रैक्टिस करिए और आप इसको सॉल्व करके देखिए और आप देखिए कि आपसे कितने समय में सॉल्व होता है। ठीक है, अब इसके बाद देखिए लास्ट क्वेश्चन देखते हैं हम इस चैप्टर का, डिस्काउंट वाले चैप्टर का। देखिए लास्ट क्वेश्चन, यानी कि इसमें जितने टाइप के क्वेश्चन थे वो हम यहाँ पे सॉल्व कर चुके हैं, हमारा लास्ट क्वेश्चन और बच रहा है, इसको सॉल्व करते हैं। देखिए यहाँ पे मैं आपके लिए उतने क्वेश्चन सॉल्व नहीं करा सकता जितने बुक में क्वेश्चन होते हैं ना। बुक में मैं आपके लिए बता चुका हूँ, बुक में बस प्रैक्टिस के लिए ज़्यादा क्वेश्चन दिए होते हैं, बाकी जो टाइप हैं वो तो उतने ही रहते हैं ना, टाइप तो कम ही रहते हैं। देखिए चैप्टर में आपके लिए बता चुका हूँ, किसी में 15-20 और देखिए मैक्सिमम 15-20 टाइप के क्वेश्चन एक चैप्टर में रहते हैं। कुछ छोटे चैप्टर होते हैं तो उनमें कुछ कम क्वेश्चन होते हैं। तो डिस्काउंट अपने आप में छोटा चैप्टर है क्योंकि हमने इसको सेपरेट पढ़ा है, तो यहाँ पे देखिए सेपरेट होता नहीं है डिस्काउंट, प्रॉफिट लॉस वाले चैप्टर के अंदर ही आता है, लेकिन हमने सेपरेट पढ़ा है तो इसके टाइप और भी कम हो गए। तो इसलिए यहाँ पे आपके लिए यहाँ पे हो सकता है मैं जो क्वेश्चन सॉल्व करा रहा हूँ आपके लिए यहाँ पे देखें कि मैं कम क्वेश्चन सॉल्व करा रहा हूँ, लेकिन आप मुझ पर विश्वास कीजिए, मैं आपके लिए जितने टाइप के क्वेश्चन बन सकते हैं वो सारे टाइप के क्वेश्चन यहाँ पे सॉल्व करा रहा हूँ। बुक में बहुत सारे क्वेश्चन इसलिए दिए होते हैं ताकि आप घर पर एक बार उनकी प्रैक्टिस कर पाएँ, टाइप वही रहते हैं तो आप बुक से देख पाएंगे। अब एक क्वेश्चन देखेंगे उसके सिमिलर आपको 5 6 8 10 क्वेश्चन तक दिख जाएंगे ना बुक में। तो मैं यहाँ पे देखिए एक क्वेश्चन के सिमिलर आपको 8-10 क्वेश्चन तो यहाँ पे करा नहीं सकता, एक क्वेश्चन करा दिया उसी टाइप के बिल्कुल बराबर आपको 8 क्वेश्चन सेम करा दूँ, है ना। तो हो सकता है मैं आपके लिए एक टाइप के 1 या 2 क्वेश्चन यहाँ पे सॉल्व करा दूँ, 3 क्वेश्चन सॉल्व करा दूँ, इससे ज़्यादा यहाँ पे आपके लिए सॉल्व नहीं करा सकता, है ना। तो आप इतने समझदार हैं तो आप खुद समझ सकते हैं और आप इनकी घर पर भी एक बार अच्छे से प्रैक्टिस करिए ना। और बुक से प्रैक्टिस करना चाहें तो पहले आप इस वीडियो को देख लीजिए, जितने टाइप के क्वेश्चन हैं इनको समझ लीजिए, इसके बाद आप बुक से प्रैक्टिस कर लीजिए। या फिर आपके लिए पहले ही बता चुका हूँ, आप सिर्फ इन्हीं क्वेश्चनों की बार बार घर पर प्रैक्टिस करते हैं तो आप एग्जाम में काफ़ी अच्छे मार्क्स ला पाएंगे ना। 90 से 95% मार्क्स सिर्फ आप इन्हीं क्वेश्चनों से ला पाएंगे। बस आपको थोड़ी सी समझ रखना है, क्वेश्चन में यदि वैल्यूज चेंज हो जाए, थोड़ी बहुत लैंग्वेज चेंज हो जाए
तो आप उनको अच्छे से समझ पाएँ। मैं आपके लिए कोई यहाँ पे ट्रिक नहीं बता रहा हूँ, हर क्वेश्चन में आपको अलग अलग ट्रिक लगाना पड़े। मैं आपके लिए बिल्कुल बेसिक बता रहा हूँ, जो बेसिक होता है क्वेश्चन का। बेसिक क्या होता है, जो क्वेश्चन में पूछा है बस हमें उसी को फॉलो करना है और हमारा आंसर निकल आता है ना। बेसिक करने का बेनिफिट हमें यही होता है ना, एक क्वेश्चन करते हैं उसके सिमिलर जितने क्वेश्चन होते हैं हम सारे क्वेश्चन इजीली बना पाते हैं। तो आप बिल्कुल भी इस प्रकार से मत सोचिए कि यहाँ पे कम क्वेश्चन सॉल्व करा रहा हूँ। देखिए यहाँ पे कुछ चैप्टर हैं उनके मैं ज़्यादा क्वेश्चन भी करा रहा हूँ, कुछ हैं उनके कम करा रहा हूँ। क्यों? क्योंकि किसी में ज़्यादा टाइप के हैं, किसी में कम टाइप के क्वेश्चन हैं। तो मैं यहाँ पे आपके लिए एक टाइप का 1 या 2 ज़्यादा से ज़्यादा 3 क्वेश्चन और कुछ कम ज़्यादा भी इस प्रकार से आपके लिए यहाँ पे सॉल्व करा रहा हूँ, है ना। तो आप इस प्रकार से मान के मत चलिए कि बुक में जितने क्वेश्चन है 150-200 उतने क्वेश्चन यहाँ पे आपके लिए सॉल्व कराओ। उतने क्वेश्चन तो आपके लिए कोई भी सॉल्व नहीं कराएगा ना, कोई भी नहीं कराएगा। आपको पेड कोर्स में भी कोई सॉल्व नहीं कराएगा। आपको यकीन नहीं होता तो आप किसी का पेड कोर्स ले लीजिए, उसके बाद देख लीजिए वो कितने क्वेश्चन वहाँ पर सॉल्व कराता है आपके लिए। तो आपकी समझ है, आपको देखिए मेन टाइप के क्वेश्चन समझ में आ जाना चाहिए, जितने टाइप के क्वेश्चन हैं हमसे वो बनना चाहिए। इसके बाद आपकी प्रैक्टिस है, आप बुक चाहें तो किसी बुक से जितने भी सिमिलर क्वेश्चन है सभी को लगा कर देख लीजिए। ठीक है, समझ में आ गई बात आपके लिए। अब चलिए इसके बाद जो लास्ट क्वेश्चन है उसके लिए यहाँ पे सॉल्व करते हैं। अब देखिए जो क्वेश्चन है वो क्या है, देखिए इस टाइप का क्वेश्चन कई बार पूछा गया है ना। जो क्वेश्चन है अब देखिए इसको पहले कई बार पूछा गया है, बस इसकी लैंग्वेज चेंज कर दी गई है और कई बार एग्जाम में पूछा गया है। चाहे वो व्यापम का एग्जाम हो, फिर SSC का हो या फिर कोई भी और एग्जाम हो, इस टाइप का क्वेश्चन कई बार पूछा गया है ना। देखिए टाइप तो हमारे वही सेम रहते हैं ना, तो एग्जाम में भी क्वेश्चन बार बार रिपीट होते हैं, बस उनकी लैंग्वेज बार बार चेंज कर दी जाती है। क्वेश्चन वही होते हैं हमारे। पढ़िए इसको, क्वेश्चन क्या है, एक घड़ी का अंकित मूल्य कितना है, 160 रुपये है। क्लियर है, अंकित मूल्य कितना, 160 रुपये। एक फुटकर विक्रेता उसे 122.40 रुपये में खरीदता है। उसे क्रमिक बट्टा 10% तथा X% मिलता है। तो हमें X का मान यहाँ से निकालना है। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन में अंकित मूल्य कितना दिया है, यहाँ पे 160 रुपये उसका अंकित मूल्य दिया है। लेकिन एक फुटकर जो विक्रेता है वो उसे कितने में खरीदता है, 122.40 रुपये में खरीदता है। यानी कि 160 रुपये की चीज़ उसे कितने में मिल रही है, 122.40 रुपये में मिल रही है। उसका देखिए इसका तो विक्रय मूल्य कितना होगा, 122.40 रुपये। जो खरीद रहा है उसके लिए तो विक्रय मूल्य होगा। अब देखिए यहाँ पे उसे बट्टा मिल रहा है 10% और X%, यानी कि 2 डिस्काउंट मिल रहे हैं उसके लिए। तो देखिए हम इसको कैसे सॉल्व करते हैं इस टाइप के क्वेश्चन। देखिए जब भी इस टाइप का कोई और भी क्वेश्चन देखे, वैल्यूज चेंज हो सकती है लेकिन करने का तरीका हमारा यही रहेगा। कैसा, अंकित मूल्य कितना है यहाँ पे, देखिए 160 रुपये। 160 रुपये उसका मूल्य है, उस पर डिस्काउंट कितना मिल रहा है, पहले 10%, यानी 100 - 10 करेंगे 90/100 में वो उपलब्ध हो रही है। लेकिन इसके बाद एक और डिस्काउंट मिल रहा है X%। तो इसको कैसे लिखेंगे, 100 से माइनस करते हैं ना डिस्काउंट, 100 से X को माइनस करेंगे बटे 100, तो दूसरा डिस्काउंट हो गया। इसके बाद वो घड़ी देखिए उसका घड़ी का मूल्य कितना हो रहा है, 122.40 रुपये। 2 डिस्काउंट के बाद इतने में उपलब्ध है ना वो घड़ी, 122.40 रुपये में, तो इसके बराबर रख देंगे। अब इसके बाद हमें इसको सॉल्व भी तो करना है, कैलकुलेट करना है, आंसर निकल आएगा। समझ में आ गई ना इतनी बात आपके लिए। देखिए 2 0 से 2 0 कैंसिल। क्लियर है, आप यहाँ पे मल्टीप्लाई मत करिए, नहीं यहाँ पे आप मल्टीप्लाई करेंगे, इसके बाद आप इस कैंसिल करेंगे तो आपको डबल मेहनत हो जाएगी। तो कोशिश करिए आप लास्ट स्टेप में जो भी करना है मल्टीप्लाई या डिवाइड आप लास्ट स्टेप तक ले जाएँ उसके लिए, है ना। यदि जहाँ ज़रूरी है वहाँ पहले कर लें, बाकी आप मैक्सिमम क्वेश्चनों में आप लास्ट तक ही ले जाए ना, मल्टीप्लाई वगैरह जो है। अब देखिए 100 से इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा 100। तो यहाँ पे देखिए 100 से मल्टीप्लाई होगा तो यहाँ पे क्या होगा, 2 अंक बाद लास्ट में दशमलव रखाएगी, यानी यहाँ से दशमलव हट जाएगी, 2 0 यहाँ पे हो जाएगी ना, 2 अंक का दशमलव यहाँ पे आएगी, दशमलव यहाँ से हट जाएगी। तो मैं एक ही स्टेप में लिखूँगा, यहाँ पे देखिए कैसे। तो यहाँ पे कितना आएगा, देखिए 100 - X, इसको लिख रहा हूँ 100 - X बराबर 100 से यहाँ पे मल्टीप्लाई होगा कितना आएगा, 122.40। क्लियर है, दशमलव हट जाएगी, 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। अब देखिए यहाँ पे नीचे क्या आ जाएगा, 16 × 9। क्लियर है, जो इंटू में था वो डिवाइड में पहुँचा दिया, जो डिवाइड में था वो इंटू में चला गया। अब इसके बाद देखिए यहाँ से अब इसको कैंसिल करते हैं, 4 से कैंसिल करते हैं, 4 चौके 16, 4 से इसको कैंसिल करते हैं। 4 से कितनी बार में कैंसिल हो रहा है, यहाँ पे देखिए पहले, देखिए यहाँ पे हम 0, यहाँ पे कौन सी 0 बच रही है, हाँ ठीक है। देखिए 4 से कैंसिल करते हैं, यहाँ पे इसको 4 × 3 = 12, भाग नहीं जाने 0, 4 × 5 = 20, 4 × 6
24 और यहाँ पे 0। क्लियर है। 4 से और कैंसिल करते हैं इसको, 4 7 28, 2 बचे, ये कितना हो जाएगा यहाँ पे 26, तो 4 5 20, 4 6 कितना हो जाएगा यहाँ पे 24, 2 बचेंगे, 4 5 20, कितना 765 मिलेगा। बटे में 9 है, 9 से कैंसिल करिए, 9 8 72, कितना बचे 4 45, तो 9 5 45। इस वाले पार्ट को हमने सॉल्व किया, कितना आ गया यहाँ पे 85 आ गया। क्लियर है। यहाँ पे कितना 100 माइनस एक्स इक्वल 85। यदि हम यहाँ से x की वैल्यू निकालें, देखिए x की वैल्यू निकालें तो क्या होगा, x इस साइड आएगा प्लस, 85 उस साइड जाएगा, 100 से माइनस होगा, तो 100 से 85 माइनस कीजिए, कितना बचेगा यहाँ पे 15 बचेगा। क्लियर है। समझ में आ गया ना क्वेश्चन। x का मान कितना आ गया यहाँ पे 15 आ गया। तो ऑप्शन देखिए, ऑप्शन ए यहाँ पे हमारा राइट आंसर होगा। ठीक है, समझ में आ गया क्वेश्चन आपके लिए। तो यहाँ पर हमारा डिस्काउंट वाला चैप्टर कंप्लीट होता है। डिस्काउंट से जितने भी टाइप के क्वेश्चन बन सकते हैं वो आपके लिए सारे क्वेश्चन यहाँ पे सेपरेट मैंने अलग चैप्टर में ही सॉल्व करा दिए है ना। बुक में आपके लिए प्रॉफिट लॉस वाले चैप्टर में शामिल करके दिया होता है डिस्काउंट, लेकिन मैंने आपके लिए यहाँ पे डिस्काउंट को सेपरेट चैप्टर के रूप में पढ़ा दिया। समझ में आ गया। तो ठीक है, आज की क्लास हम यहीं पे समाप्त करते हैं। इसके बाद हम नेक्स्ट चैप्टर कौन सा पढ़ेंगे, चलिए मैं आपके लिए बुक के अनुसार सीक्वेंस में बढ़ा देता हूँ, है ना। पहले हम नंबर सिस्टम पढ़ चुके हैं, इसके बाद परसेंटेज पढ़ चुके हैं, प्रॉफिट लॉस पढ़ चुके हैं, इसके बाद हम डिस्काउंट, 4 चैप्टर हमारे कंप्लीट हो गए। नंबर सिस्टम और परसेंटेज आपके लिए कहाँ से पढ़ना है वो आपके लिए मैं कई सारी वीडियोस में बता चुका हूँ। आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगी, वहाँ पर लिखा होगा नंबर सिस्टम एंड परसेंटेज, यहाँ से पढ़ें। तो आप 2 चैप्टर को वहाँ से पढ़ लीजिए, बाकी सारे चैप्टर आपको MP जेल प्रायरी मैथ्स करके जो प्लेलिस्ट है वहाँ से मिल जाएंगे। उसकी लिंक भी आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, वहाँ पर लिखा होगा MP जेल प्रायरी मैथ्स। तो बाकी जितने भी चैप्टर हैं वो सारे चैप्टर आपको इस वाली प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे। सिर्फ आपको नंबर सिस्टम और परसेंटेज 2 वाले चैप्टर अलग प्लेलिस्ट से पढ़ना है, तो उसकी लिंक भी आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। समझ गए। अब देखिए, इसके बाद हम बुक के सीक्वेंस में ही चैप्टर को पढ़ लेते हैं ना। हम किसी भी चैप्टर को आगे पीछे पढ़ सकते हैं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। बस जो चैप्टर साथ में पढ़ना है उनके लिए हमें यहाँ पे साथ में पढ़ना जरूरी है। जैसे कि परसेंटेज, प्रॉफिट लॉस, डिस्काउंट, 3 चैप्टर एक दूसरे से रिलेवेंट है, तो इनको जब भी पढ़ें एक साथ पढ़ें। ठीक है। इसके बाद आप जो भी है साधारण ब्याज, चक्रवृद्धि ब्याज, उनको एक साथ पढ़ें। टाइम, वर्क, समय, दूरी एक साथ पढ़ें। कुछ ऐसे हैं ना चैप्टर जिनको एक साथ पढ़ना पड़ता है, और बाकी चैप्टर हम आगे पीछे किसी प्रकार से पढ़ सकते हैं। तो मैं आपके लिए अब जो भी नेक्स्ट चैप्टर पढ़ाना प्रारंभ करूंगा वो आपके लिए लघुत्तम समापवर्त और महत्तम समापवर्त से पढ़ाना प्रारंभ कर दूंगा। यानी बुक के सीक्वेंस में ही हम चैप्टर को पढ़ लेते हैं, जो बुक में लिखा हुआ है ना, पहले नंबर सिस्टम पर, इसके बाद मासा, लासा, महत्तम समापवर्तक एंड लघुत्तम समापवर्तक। तो हम नंबर सिस्टम तो पहले पढ़ चुके हैं और भी चैप्टर हम पहले पढ़ चुके हैं। इसके बाद हम महत्तम समापवर्तक और लघुत्तम समापवर्तक यानी कि SCF एंड SCF वाले चैप्टर से पढ़ना प्रारंभ कर देते हैं ना। अब आपको जो चैप्टर मिलेंगे बुक के सीक्वेंस में ही मिल जाएंगे। ठीक है, आपको टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है, मैं आपके लिए पूरे चैप्टर यहाँ पे बहुत ही अच्छे से पढ़ा दूंगा। ठीक है। यदि आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दें और इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। और आप टेलीग्राम चैनल पर नहीं जुड़े हैं तो उसकी लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, वहाँ से आप टेलीग्राम चैनल पर जरूर जुड़ जाइए। ठीक है। और आप फेसबुक पेज पर भी नहीं जुड़े हैं तो फेसबुक पेज की लिंक भी आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, तो वहाँ से फेसबुक पेज को लाइक कर दीजिए। और आप जो भी क्वेश्चन है फेसबुक पेज पर भी मैसेज कर पूछ सकते हैं, और आप टेलीग्राम चैनल पर जुड़ जाते हैं तो आपको चैनल से रिलेटेड काफ़ी सारी जानकारी मिलती रहेगी। क्लियर है। तो मैं यहाँ पे आज की क्लास यहीं पे समाप्त करते हैं। इसका नेक्स्ट चैप्टर हम कौन सा पढ़ेंगे, SCF एंड LCF पढ़ेंगे। ठीक है। वीडियो का समय अब कितना रहेगा, मॉर्निंग 7 बजे। तो मॉर्निंग 7 बजे आपको वीडियो मिल जाया करेगी। ठीक है। तो आपका कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट्स बॉक्स में पूछ सकते हैं। तो हम आज की क्लास यहीं पे समाप्त करते हैं। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।